नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारी जो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चल रही है 2015 से 2025, उसके अंतर्गत 17/1/2022 को जो पीआईटी में सीटेट का पेपर पूछा गया था, उसके बाल विकास के सेक्शन को हम देखेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से व्याख्यात्मक हल करते हुए चलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए आपको ऑप्शन पढ़ करके बताना है। अगर ऑप्शन सही से आप पढ़ेंगे तो मान के चलिए 99% आप खुद उसको सही हल कर सकते हैं। बस ऑप्शन आपको सही से पढ़ना। चलिए देखते हैं। के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। एकदम भविष्यवाणी सटीकता के साथ नहीं की जा सकती है, ये गलत हो जाएगा। के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है, कुछ हद तक लगाया जा सकता है। जैसे शैशवावस्था के बाद कौन सी अवस्था आएगी, तो बाल्यावस्था आएगी, तो कुछ हद तक लगाया जा सकता है। ऐसा भी नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन एकदम सटीक नहीं। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। बिल्कुल सही बात है, कुछ हद तक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सभी बच्चों के जो विकास की दर है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है, लेकिन कुछ हद तक अनुमान लगाया जा सकता है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। आप यकीन मान के चलिए, अगर ऑप्शन नहीं भी पढ़ेंगे ना, सिर्फ प्रश्न को अच्छे से अगर समझ लेंगे ना, तो आपको अपने आप ही याद आ जाएगा कि इसके लिए सटीक आंसर क्या बैठेगा। सिर्फ सटीक आंसर। अगर ऑप्शन को आप एक तरीके से देखिए, इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको देखना क्या है, प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा गया है, आपको सिर्फ ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही कह रहा है, बस कुछ है ही नहीं। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, गलत हो जाएगा भाई। विकास क्रमबद्ध ही होता है, पहले शैशवावस्था, बाद में बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये क्रम से ही चलता है। विकास अव्यवस्थित होता है, नहीं भाई, विकास व्यवस्थित होता है, अव्यवस्थित कैसे हो जाएगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है। एकदम परफेक्ट है, आप सभी लोग इसको बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। कैसा है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सी आंसर सही हो जाएगा। अब टी देख लीजिए, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, पर्यावरण से क्या प्रभावित नहीं होते हैं, होते हैं भाई। तो देखिए, ऑप्शन अगर आपने सही से समझ लिए, प्रश्न नहीं भी पढ़ोगे ना तब भी काम चल जाएगा। बहुत इजी है पेपर, बस आपको क्या करना है, गहराई से पढ़ना पड़ेगा, उसके अर्थ को गहराई से समझना पड़ेगा। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य रीतियाँ किससे सीखते हैं? तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं किससे सीखते हैं। आस पड़ोस, धर्म से, स्कूल से, समकक्षीय समूह से, सभी से सीखते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 चारों सही हो जाएंगे। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? तो जीन पियाजे के अनुसार समायोजन व समावेशन। ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की सक्रियतात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? तो ये कब होता है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। कहाँ दिया है, सी में दिया है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। जीन पियाजे पर, वाइगोत्स्की पर, क्लार्क हल पे, इनके सभी के अलग अलग सेपरेट वीडियो बना रखे हैं मैंने। इनके सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है, इनके बारे में विस्तृत व्याख्या कर रखी है। जो लोग इनको डीपली पढ़ना चाहते हैं वो क्या करें, चैनल पर जाकर के देख लें, आपको सभी के वीडियो अलग से सेपरेट मिल जाएंगे। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक क्या होती है? चलिए देखते हैं। बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आगे फिर भी देख लेते हैं। बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है। नहीं भाई, गलत हो जाएगा। बच्चों की आत्म केंद्रिता दर्शाता है। नहीं भाई। बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। नहीं। ए आंसर हमारा कैसा है, सही हो जाएगा। बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। हेल्प द चाइल्ड टू रेगुलेट हर थिंकिंग। ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं।
उपयुक्त इनाम दे करके, सख्त सजा दे करके, तो सजा तो देखिए देखते ही आप काट दीजिए। मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, एकदम परफेक्ट हो जाएगा ये, सी आंसर परफेक्ट हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा कर, देखिए एकदम निगेटिव आंसर है। नकल करना, कॉपी करना, सीमित, केवल, ये सब कैसे हैं, नकारात्मक वर्ड हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, चेंजिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ सपोर्ट। अगले प्रश्न को देखेंगे। पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास में है। वो किस में है भाई? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, ए में दिया है। ओबेडेंट एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर 2015 से 2025 जो भी प्रश्न आए हुए हैं सबको करवाएंगे, और सी टेट में 70% आप मान करके चलिए प्रीवियस ईयर से ही प्रश्न आते हैं। ईवीएस और बाल विकास तो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पर ही आधारित है, वही से मैथ का हाल है। सिर्फ हिंदी में कुछ चेंजेस होते हैं और संस्कृत में। चलिए देखते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पे आप क्या करिए, गोला बना लीजिए। ये यहाँ से बहुत गड़बड़ करता है, और थोड़ा सा भी अगर दिमाग इधर उधर हुआ तो ये 1 नंबर हमारा गड़क कर जाएगा। चलिए देखते हैं। बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, पहला ही हो जाएगा। इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एंड स्टेबल ट्रेट, ऐसा नहीं है भाई। बुद्धि फिक्स कैसे कर दिया आपने, बुद्धि स्थिर कैसे कर दी, ये तो गलत हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, गलत ही चाहिए। आगे भी देख लेते हैं, क्लियर, कोई नहीं। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, किया जा सकता है, सही है। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती है, अपितु कई प्रकार की होती है, ये भी सही है। हावर्ड गार्डनर ने माना ही है कि बुद्धि कई प्रकार की काम करती है। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता, ये भी ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले प्रश्न को देखेंगे। एक बाल केंद्रित शिक्षा में, इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होता है? चलिए देखते हैं। शिक्षिका की या टीचर की कोई भूमिका नहीं होती। देखिए एकदम बाहियात ऑप्शन है भाई। शिक्षक हमेशा एक सहायक के रूप में उपलब्ध रहेगा ही रहेगा। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है, सक्रिय नहीं, सहायक होता है, तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होता है। विद्यार्थी निष्क्रिय नहीं, विद्यार्थी भी सक्रिय होंगे। क्या होगा, शिक्षक सक्रिय होगा तथा विद्यार्थी भी क्या होगा, सक्रिय होगा। सिर्फ शिक्षक सक्रिय नहीं होगा। अगर सिर्फ शिक्षक सक्रिय और बच्चा निष्क्रिय है तो क्या हो जाएगा, तो बेकार हो जाएगी ना बात, गलत हो जाएगा भाई। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। शिक्षकों को भी सक्रिय होना पड़ेगा, दोनों जब सक्रिय होंगे तभी काम हो पाएगा भाई। शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन को आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, बहुत कुछ समझाने लायक होता नहीं है। बस आपको क्या है, ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को समझना है। कथन है, कथन को देखेंगे। कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। तर्क क्या दे रहा है ये, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप में मौजूद होती हैं। अब आप देखिए दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। ऐसा संभव ही नहीं है, चाहे गणित हो, चाहे मैथ हो, चाहे क्रिकेट खेलना हो, कि लड़के जो है वो लड़कियों से बेहतर कर सकते हैं, ये कहीं भी नहीं लिखा है और ये एकदम निराधार है। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब देखिए दोनों गलत किस में दिया गया है, ए और आर दोनों सही है, नहीं दोनों गलत हैं भाई। देखो दोनों गलत कहाँ लिखे हैं, ये भी दोनों सही हैं, गलत हो जाएगा। ए सही है लेकिन ये नहीं, बोथ ए एंड आर फॉल्स, डी आंसर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। अगले ऑप्शन को देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है, तो ये पाठ्यचर्या को लचीलेपन पे जोर देती है, पहला ही सही हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द क्यूरिकलम, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता है, इसका चित्रण करना चाहिए, नहीं भाई।
कक्षा में दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण नहीं, ये भी नहीं होगा। मानक वर्ग में बच्चों की लेवलिंग करना नहीं भाई, बच्चे कोई सामान्य प्रोडक्ट नहीं है जिसकी आप लेवलिंग कर देंगे। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना, एकदम परफेक्ट है, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। डिटेलिंग व्हाट एंड हाउ द लर्नर हैज बीन लर्निंग। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है? चलिए देखते हैं। बैठने की तय व्यवस्था नहीं भाई, बैठने की तय व्यवस्था नहीं, बैठने की व्यवस्था चेंज हो जाती है बहुत आसानी से। शिक्षकों को केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना केवल निगेटिव वर्ड है, तो इसको काट दीजिए। बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, रटाना तथा रट्टू तोता नहीं बनाना है भाई बच्चों को क्या बनाना है? बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, डी आंसर सही हो जाएगा। रट्टू तोता नहीं बनाना है भाई। इस प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन कह रहे हैं। यहाँ आप देख लीजिए कौन सी सोच को बढ़ावा देना है, समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है। 325 और 486 को जमा करें, नहीं। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? नहीं। शोषण को परिभाषित कीजिए, नहीं। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के जो विभिन्न उपाय हैं क्या क्या हैं और उनको कैसे रोका जाएगा, ये विस्तृत व्याख्या समालोचनात्मक हो जाएगा। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं। विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है, एकदम सही हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है, नहीं। विद्यालय में कुछ विद्यार्थियों ही अभिवादित और समाहित महसूस करते हैं, कुछ क्यों भाई, सभी होने चाहिए। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर स्थायी समूहों में बांटा जाता है, नहीं। ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए भी। आप जब एक सरकारी अध्यापक बनेंगे तो आप लोगों के लिए भी होगा। चलिए देखते हैं। चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना, ठीक है। आगे देखते हैं इससे बेहतर क्या हो सकता है। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, बी आंसर हमारा एकदम परफेक्ट है। आगे और देखते हैं इससे अच्छा भी है क्या कोई। विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा लगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा क्योंकि इसमें थोड़े से लड़ने वाले ऑप्शन मिले हैं। तो शिक्षक को किससे बचना चाहिए, ये नेगेटिव ऑप्शन है इसलिए ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे और बी आंसर नेगेटिव हो जाएगा। क्या है, किससे बचना चाहिए शिक्षक को? आप देख लीजिए, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पढ़ने में गलती करेंगे तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। ये नेगेटिव मांग रहा है आपसे। पहला देखिए, चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना, एकदम परफेक्ट है, पॉजिटिव है। विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना, ये भी पॉजिटिव है। विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, ये थोड़ा सा नेगेटिव, इससे शिक्षक को क्या है, बचना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, बी आंसर सही हो जाएगा, नेगेटिव पूछा गया था। निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित तो होती है? बताइए भाई फटाफट। तो किससे होगी? गुणज वैकल्य, ये मैथ से हो जाएगा, लेखन वैकल्य नहीं, वाचन वैकल्य। सी आंसर सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं। गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है? ये आप देख लीजिए, निगेटिव है वर्ड, किससे बचना महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं किससे बचना महत्वपूर्ण होगा। ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, इससे बचना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा विकलांग है उसको चढ़ने में क्या होगा, दिक्कत होगी। तो ए आंसर ही क्या है, सही हो जाएगा। विद्यालय के सभी क्षेत्रों का रैंप और लिफ्टों में समतल करना, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना, ये सारे पॉजिटिव हैं और हमें नेगेटिव चाहिए था, वो पहला आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है, निगेटिव है? चलिए देखते हैं। उच्च क्रम समस्या समाधान, अभिसारी सोच, नवाचारी प्रयोग, जिज्ञासा की प्रबल भावना। बी आंसर सही हो जाएगा, अभिसारी सोच। अगले प्रश्न को देखेंगे। किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? फिर से देख लीजिए आप, बचना चाहिए, किस चीज को नहीं करना चाहिए, अर्थात ये कह रहा है सीधे अर्थों में अगर समझेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये निगेटिव पूछ रहा है, किस चीज से अध्यापक को बचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखते हैं। स्मृति सहायक विधियां लागू करना, ये तो पॉजिटिव है। संगठनात्मक चार्ट बनाना, ये भी ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, यही निगेटिव हो जाएगा और हमें क्या चाहिए था, निगेटिव। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश, यहाँ पे आपको वर्ड फिल करना है, हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। कैसी हो, जटिल और व्यापक नहीं भाई, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, एकदम परफेक्ट है। सीखी जाने वाली सामग्री अगर मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हुई है, पहले के ज्ञान से जुड़ी हुई है, तो सीखने में क्या हो जाएगा, विद्यार्थी बेहतर सीखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों, विद्यार्थियों की सफलता में योगदान देता है? तो देखते हैं भाई। अनुभवात्मक शिक्षा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, समावेशी दर्शन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा। अब आप देखिए, ऑप्शन को अगर आप थोड़ा सा भी गलत पढ़ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ क्या है, विफलता देखा है आपने। कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है, असफलता में योगदान देता है? निगेटिव पूछ रहा है ना आपसे, और आप अगर पॉजिटिव ढूंढेंगे, थोड़ा सा भी इस वर्ड को ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, गैर प्रासंगिक जो पाठ्यक्रम है, जिसका कोई प्रसंग ही नहीं है, वो क्या है, विफलता का कारण बनता है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको प्रश्न को कैसे पढ़ना है, बहुत ही गहराई से। एक वर्ड है और एक वर्ड की वजह से अगर इसको आप हटा दीजिए, विद्यार्थियों में योगदान देता है। अब देखिए, योगदान देता है तो अनुभवात्मक शिक्षा हो जाएगी, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा हो जाएगी, समावेशी दर्शन, कोई भी आप एक टिक करके आ जाएंगे। लेकिन जहां आपने देखा विफलता, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, बी आंसर सही हो जाएगा। बस एक नंबर बचेगा भैया अगर थोड़ा सा प्रश्न को सही से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, चलिए देखते हैं भाई। बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, नहीं। ये देखिए, हम पहले ही प्रश्न में कर चुके हैं, दोनों को सक्रिय होना चाहिए, एक भी निष्क्रिय होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है भैया, तभी तो वो सीख रहे हैं। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। अब देखिए, रटना निगेटिव वर्ड हो गया ना, देखते ही काट दीजिए। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, एकदम परफेक्ट आंसर हो गया, डी आंसर हमारा सही हो गया। अगले प्रश्न को देखेंगे। एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? फिर देखिए, निगेटिव है, थोड़ा सा वर्ड्स घूमे हुए हैं, कितना, बहुत ज्यादा नहीं है। बस अध्यापक को बचना चाहिए। किस चीज को पढ़ाने से बचना चाहिए भाई? उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण, ये तो पढ़ाना ही चाहिए। उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, नहीं, ये गलत हो जाएगा भाई। संप्रत्यय संबंधित गैर उदाहरण,
उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। उस संप्रत्यय के लिए आ सतत उदाहरण। अगले प्रश्न को देखेंगे। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? अधिसंज्ञान, मति, स्मृति सहायक विधि, अभिप्रेरणा। सही आंसर हो जाएगा ए अधिसंज्ञान। अगले प्रश्न को देखेंगे। कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज। उसके बाद कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया के शामिल महत्वपूर्ण चरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह समस्या समाधान से संबंधित चरण है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। एकदम ठीक है। आगे देखते हैं कारण क्या दे रहा है। यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। तो ए और बी दोनों सही है। ए सही है और आर सही व्याख्या कर रहा है। देखिए कहाँ दिया है, ए में दिया है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। विद्यार्थी कब क्लास में बोर होने लगेंगे, इसकी कब संभावना है? तो चलिए देखते हैं। गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर। बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चों की गतिविधियों को आप महत्व नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे, बोरियत महसूस करेंगे। ए आंसर सही हो जाएगा। गतिविधि को महत्व दिए जाने पर उसमें तो अच्छे होंगे, उन्हें सफलता मिलने पर उसमें भी अच्छे होंगे, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। चलिए ए आंसर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। आज के प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? कैसा है? उचित नहीं, अनुचित तरीका है भाई। कौन सा है देखते हैं भाई, क्या सही आंसर होगा इसका? ऑप्शन पढ़ते हैं। विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, यही हो जाएगा। पहला ही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और यही हमें चाहिए था। गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, ये ठीक है। विद्यार्थियों के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, ये भी ठीक है। अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना, ये भी ठीक है। ए आंसर हमारा निगेटिव हो जाएगा और यही हमें चाहिए था। अनुचित तरीका विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। फीडबैक कंसंट्रेट ऑन द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, ए आंसर सही हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।